क्योंकि उसी मार्केट साइज में आपका कंपनी खेलेगी, आप पैसा कमाओगे। यानी कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि इस सेक्टर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या है, वो सारा पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई भी कंपनी खुद को समय के हिसाब से चेंज नहीं करेगी ना, तो या तो समय उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, या फिर वो कंपनी समय से काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। नोकिया के साथ क्या हुआ था, बहुत सारा पास्ट में ऐसा कंपनी है जो कंपनी बंद हो गया है, बस वही एटीट्यूड में था कि मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, और उन स्टॉक्स को सिलेक्शन करने से पहले किन किन चीजों को चेक किया जाता है, पूरा लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो लोग नया है उनको बता दूं कि हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट का फ्री मास्टरी कोर्स का सीरीज शुरू हुआ है, जिसका ये सेकेंड वाला वीडियो है। इस सीरीज में टोटल आपको 5 वीडियो देखने को मिलेगा। इन 5 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो शेयर मार्केट के बारे में काफी गहराई से आप सीख पाओगे। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले पहला वीडियो को नहीं देखा है तो उस पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस सेकेंड वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले इसको समझो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि आप अगर शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि उस पैसे को आप लंबे समय तक होल्ड करोगे, 5 साल 10 साल 15 20 सालों के लिए होल्ड करोगे। इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और इतना लंबे समय तक अगर आप अपने पैसों को कहीं पे फंसा रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो तुक्के से आपका पैसा काफी गुना नहीं हो जाएगा। अगर इतना समय के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका पैसा अगर इतना समय में काफी बड़ा हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपको सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुक्के से लंबे समय में पैसा नहीं बनता है, नॉलेज से लंबे समय में पैसा बनता है। तो आखिर किन किन चीजों को चेक करना पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, उन्हीं चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेक्टर साइज। यानी कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हो ना, तो उस स्टॉक को खरीदने से पहले आपको दिमाग लगाना है कि वो जो स्टॉक है, यानी कि वो जो कंपनी है, वो कौन से सेक्टर से आती है। सेक्टर यानी कि बहुत सारे लोग इसको सेक्टर बोलता है, बहुत सारे लोग इसको बिजनेस बोलता है, बहुत सारे लोग इसको इंडस्ट्री बोलता है। नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम ही है। किसी भी स्टॉक को अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो, उस स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले आपको देखना है कि वो जो स्टॉक है वो कौन से सेक्टर से आ रही है। सेक्टर आपने देख लिया, उसके बाद देखना है कि वो जो सेक्टर है उस सेक्टर का आखिर साइज कितना है, यानी कि उस सेक्टर का आखिर मार्केट शेयर कितना है। अगर उस सेक्टर का साइज काफी बड़ा होगा ना, तो उस सेक्टर का साइज में वो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका भी पैसा वहां पे मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो जिस सेक्टर का साइज ही छोटा है, तो छोटा सेक्टर के कंपनी अगर अच्छा भी परफॉर्मेंस करती है ना, फिर भी वहां पे मल्टीबैगर रिटर्न मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान के चलते हैं कोई एक कंपनी है जो कंपनी वाटर बनाती है, यानी कि पानी बनाती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं। अब पानी एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी दुनिया को चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पानी के बिना जिंदा रह सकता है। इससे हमें यह समझ में आया कि ये जो बिजनेस है पूरी दुनिया को चाहिए, और ये जो बिजनेस है इसका साइज काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब इस बिजनेस में जो कंपनी काम करती है वो कंपनी के पास स्कोप भी काफी ज्यादा है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इसी को बोला जाता है सेक्टर का साइज। तो आपको भी शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ना, तो भैया बिजनेस में पैसा लगाने से पहले देखना है कि उस बिजनेस का मार्केट साइज कितना है, क्योंकि उसी मार्केट साइज में आपका कंपनी खेलेगी, आप पैसा कमाओगे। हो गया क्लियर? साइज आपने देख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि उस सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, साइज काफी बड़ा है आपने देख लिया, कोई एक कंपनी आपने देख लिया, वो कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर का साइज काफी बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो सेक्टर में आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, ये भी तो आपको देखना है। ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जो सेक्टर का साइज तो काफी बड़ा है, और उन सेक्टर ने पहले के टाइम पे इन्वेस्टर के पैसे को काफी गुना करके भी दे दिया है, लेकिन आज के समय में रिसेंट टाइम में वो सारा सेक्टर जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उस सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, साइज बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा साइज बढ़ सकता है कि नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि फ्यूचर में अगर ग्रोथ रहेगा तभी आप पैसा कमाओगे। फ्यूचर में अगर ग्रोथ ही नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी आपके लिए फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल क्या है कि उस सेक्टर का आपको रिस्क देखना है कि उस सेक्टर में कोई रिस्क तो नहीं है, क्या गवर्नमेंट उस सेक्टर के ऊपर एक्शन तो नहीं ले रहा है।
फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे देश में गेमिंग एक सेक्टर था, जो सेक्टर काफी अच्छा था, काफी ग्रोथ भी था इसमें। ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें काफी ज्यादा स्कोप था, काफी ज्यादा ग्रोथ था, दोनों चीज ठीक था। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों के ऊपर जीएसटी लगा दिया, टैक्स वगैरह लगा दिया। तो टैक्स लगाने की वजह से ये जो सेक्टर है, जो इतना दिन से ग्रो कर रहा था, टैक्स लगाने के बाद ये सेक्टर में काफी ज्यादा डाउनफॉल आ गया। तो अब जरा ध्यान से सोचो, जो सेक्टर का साइज भी बड़ा था, जो सेक्टर में ग्रोथ भी था, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट का पॉलिसीज के वजह से उस सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। तो आपको हमेशा उस सेक्टर का मल्टीपल चीजों को चेक करना चाहिए, ग्रोथ भी देखना है, साइज भी देखना है, और फ्यूचर में कोई रिस्क आ सकता है कि नहीं ये भी आपको सोचना है। इतना सारा चीज चेक करने के बाद अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा ग्रो होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सेक्टर तो आपने समझ लिया, अब इन सेक्टर को डिटेल में कैसे समझा जाता है, चलिए उसको भी प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझ लेते हैं। अगर आपको किसी भी सेक्टर को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है ना, तो आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है, और गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है IBEF। क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इस वाला वेबसाइट का यूज करता हूं किसी भी सेक्टर को स्टडी करने के लिए। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट्री वाला सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो जितना भी बड़ा बड़ा जो सेक्टर है, सारे सेक्टर का यहाँ पे नाम आ गया है। यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है। अब आपको कोई भी सेक्टर के बारे में अगर आपको डीपली एनालिसिस करना है, डीपली स्टडी करना है, उस सेक्टर पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब इस सेक्टर के बारे में काफी डीप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड के बारे में, यानी कि इस सेक्टर का कितना ज्यादा डिमांड है, पूरा डेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद देख सकते हो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए कैसे कैसे कहां से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पूरा डेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद पॉलिसी सपोर्ट, यानी कि इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए पॉलिसी सपोर्ट कितना कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि इस सेक्टर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या है, वो सारा पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और ज्यादा गहराई से पढ़ना है तो आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया दैट इट इंटेंड्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070, यानी कि हमारे भारत देश का टारगेट ये है कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशंस बनने का। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये सेक्टर कितना % CAGR से ग्रो कर रहा है, वो सारा डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सेक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे। उसके बाद जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आपको गहराई से पढ़ना है, उस इंडस्ट्री में कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कितना % CAGR से ग्रो कर रहा है, पूरा डेटा आप ये वाला वेबसाइट से ले सकते हो। तो सेक्टर का पूरा गणित आपने समझ लिया ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू इनोवेशन। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले वो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें आपको देखना है कि क्या वो बिजनेस इनोवेशन वाला बिजनेस है कि नहीं। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि वो जो कंपनी है वो समय के हिसाब से खुद को चेंज कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दिन जा रहा है, समय बदल रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो अगर आप किसी वही घिसा पीटा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको वहां से रिटर्न बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है कि वो बिजनेस इनोवेशन वाला बिजनेस करती है कि नहीं, यानी कि समय के हिसाब से खुद को चेंज करती है कि नहीं। अगर कोई भी कंपनी खुद को समय के हिसाब से चेंज नहीं करेगी ना, तो या तो समय उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, या फिर वो कंपनी समय से काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। नोकिया के साथ क्या हुआ था, नोकिया ने खुद को समय के हिसाब से चेंज नहीं किया, इसलिए आज नोकिया को कोई बच्चा भी नहीं जानता है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलते हैं कोई एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC कंपनी, और ये जो कंपनी है ये पावर जनरेट करती है, यानी कि एनर्जी वगैरह बनाती है। लेकिन ये जो कंपनी पावर वगैरह बनाती है ना, ये कोल से बनाती है, और ये कंपनी बनाती है, मान के चलते हैं विंड से बनाती है। ठीक है, ये कंपनी पावर बनाती है, लेकिन किससे बनाती है, किससे जनरेट करती है, कोल से जनरेट करती है, विंड से जनरेट करती है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी पावर बनाती है, विंड से बनाती है, कोल से बनाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि आने वाले समय में जो पावर बनेगा, यानी कि जो एनर्जी बनेगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, सोलर एनर्जी से बनेगा। और सोलर एनर्जी को ग्रो करने के लिए खुद सरकार भी काफी ज्यादा पुश कर रही है। तो जबकि एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को सरकार खुद पुश कर रही है ताकि आने वाले समय में उस सेक्टर का काफी ज्यादा ग्रोथ हो सके,
अब अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी अभी भी वही पुराना वाला मॉडल पर ही काम कर रही है, वो कंपनी खुद को समय के हिसाब से नहीं बदल रही है, वो कंपनी कहती है कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं करूंगा, ये नया बिजनेस मेरे से नहीं होगा, मैं पावर जनरेट करूंगा तो कोल से ही करूंगा, विंड से ही करूंगा, मैं नया बिजनेस में एंट्री नहीं करूंगा। तो अब आप जरा सोच के देखो, जो बिजनेस का डिमांड काफी ज्यादा फ्यूचर में बढ़ सकता है, अब उस बिजनेस में अगर कोई कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है लेकिन नया टेक्नोलॉजी में वो कंपनी एंट्री नहीं करना चाहती है, तो ऐसे में उस कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर में काफी ज्यादा खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको शेयर बाजार में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक का, उस कंपनी का, उस बिजनेस का इनोवेशन को देखना है कि क्या वो बिजनेस खुद को समय के हिसाब से बदल रही है कि नहीं। ये सब सिर्फ एग्जांपल था, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं था। उसी तरह मान के चलते हैं कोई ये कंपनी है जो ऑटो सेक्टर से है, यानी कि गाड़ी वगैरह बनाती है। अब वो कंपनी गाड़ी वगैरह बनाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कंपनी अभी भी पेट्रोल और डीजल वाला ही गाड़ी बनाती है। अब आप जरा सोच के देखो, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, यानी कि बैटरी से चलने वाला जो गाड़ी है, इन गाड़ी का डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार खुद इसको अभी के टाइम पे सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी आज भी ऐसा सोचती है कि मैं पेट्रोल डीजल का ही गाड़ी बनाऊंगा, मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जरा सोच के देखो, जमाना चेंज होने वाला है लेकिन फिर भी ये कंपनी ये बोल रही है कि मैं अभी भी पुराना वाला मॉडल पर ही काम करूंगा, मैं नया जमाना के हिसाब से काम नहीं करूंगा। तो ऐसे में इन सारा कंपनीज का जो बिजनेस है आने वाले समय में काफी ज्यादा खतरे में आ सकता है, क्योंकि हमें हमेशा समय के हिसाब से चलना चाहिए। अगर समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो समय बहुत आगे निकल जाएगा। बहुत सारा पास्ट में ऐसा कंपनी है जो कंपनी बंद हो गया है, बस वही एटीट्यूड में था कि मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा। अब तक अगर सब कुछ अच्छा चला है तो आगे भी अच्छा ही चलेगा, ऐसा एटीट्यूड बहुत सारे कंपनी को बर्बाद कर दिया है। हमें समय के हिसाब से बदलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगाते हो, लंबे समय के लिए लगाते हो, तो आज का पिक्चर आपको नहीं देखना चाहिए, कल का पिक्चर नहीं देखना चाहिए। आपका व्यू एक लंबा होना चाहिए कि आने वाले 5-10 साल में कंपनी कहां तक खुद को ग्रो कर पाएगी। ऐसा व्यू करके, ऐसा नजरिए से अगर आप किसी कंपनी को स्टडी करते हो ना, आप शेयर बाजार में खूब पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट कैप को समझो। अब ये बताने से पहले, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो मार्केट कैप को समझो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं एक ABC कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप है 5 लाख करोड़। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं। अब इस कंपनी का मार्केट कैप है 5 लाख करोड़। अब अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो और खरीदने के बाद, यानी कि इतना बड़ा कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो और खरीदने के बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये कंपनी आपको, आपके पैसे को 10 गुना 100 गुना करके देगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। क्योंकि जो कंपनी 5 लाख करोड़ की है, यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की है, अगर वो कंपनी 10 गुना भी हो जाती है ना, यानी कि 10x भी हो जाती है ना, तो भी उस कंपनी का जो मार्केट कैप पहुंच जाएगा वो 50 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और 50 लाख करोड़ की जो कंपनी है वो हमारे इंडिया में आज तक एक भी नहीं है। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा कंपनी है ना, उस कंपनी का मार्केट कैप अभी तक है 20 लाख करोड़। तो आप जरा सोच के देखो, हमारे देश में सबसे बड़ा जो कंपनी है उस कंपनी का मार्केट कैप है 20 लाख करोड़, और आप कोई ऐसा 5 लाख करोड़ की कंपनी को खरीदने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि ऐसा कंपनी आपको, आपके पैसे को 10 गुना 100 गुना करके देगा, तो शायद आप गलत फहमी में हो। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि अगर आप शेयर बाजार में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी शेयर को खरीद रहे हो ना, तो उस शेयर का मार्केट कैप आपको जरूर देखना चाहिए कि मार्केट कैप कितना है। अगर बहुत ज्यादा वाला मार्केट कैप के कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो वहां पे ऐसा नहीं कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे मल्टीबैगर ग्रोथ मिलेगा, इसकी उम्मीद काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, डेफिनेटली ये बात भी पक्का है कि अगर आप ज्यादा बड़ी साइज की कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो वहां पे आपके पैसों पे रिस्क कम होता है, और अगर आप छोटी साइज की कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो वहां पे आपके पैसों पे रिस्क जो है वो काफी ज्यादा रहता है। ये बात तो पक्का है, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि 5 लाख करोड़ की कंपनी के शेयर को खरीदते हो और ऐसा कंपनी आपको आपके पैसे को काफी गुना करके देगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट, जिसके बारे में हमने आगे भी बात किया। हमें हमेशा शेयर बाजार में वैसा बिजनेस पर फोकस करना चाहिए जिस बिजनेस पर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा सपोर्ट हो, और अगर मान के चलिए उस बिजनेस पर गवर्नमेंट का सपोर्ट ना भी रहे, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उस बिजनेस को गवर्नमेंट नेगेटिव एंगल से ना देख रहा हो। अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को गवर्नमेंट नेगेटिव एंगल से देख रहा है ना,
तो आज नहीं तो कल कभी भी फ्यूचर में उस बिजनेस पर गवर्नमेंट एक्शन लेकर उस बिजनेस को तबाह कर सकती है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसा बिजनेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बिजनेस पर सरकार का कम से कम सपोर्ट ना रहे तो नेगेटिव एंगल भी ना रहे, ऐसा हमें देखना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार लॉन्ग टर्म का खेल है और लॉन्ग टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, चेक द टोटल फंडामेंटल, यानी कि अब तक हमने समझा, सबसे पहले बात किया सेक्टर के बारे में कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर साइज के बारे में बात किया, सेक्टर ग्रोथ के बारे में बात किया, सेक्टर रिस्क के बारे में बात किया। उसके बाद बात किया न्यू इनोवेशन, यानी कि कंपनी खुद को समय के हिसाब से बदल रही है कि नहीं, ये सारा चीज को चेक करना पड़ता है। उसके बाद मार्केट कैप को हमने समझा कि जितना बड़ा कंपनी उतना हमें ग्रोथ कम मिलेगी, जितना छोटा कंपनी उतना हमें ग्रोथ ज्यादा मिल सकती है, लेकिन जितना बड़ा कंपनी वहां पे पैसों पे रिस्क भी कम होता है, जितना छोटा कंपनी पैसों पे रिस्क भी ज्यादा रहता है, ये हमने समझा। उसके बाद हमने फाइनली बात किया गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो उस स्टॉक का टोटल फंडामेंटल आपको एनालिसिस करना है, यानी कि मार्केट कैप आपको देखना है, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल चीज देखने के बाद आपको उस कंपनी के शेयर को स्टडी करना चाहिए। बिना फंडामेंटल देखे अगर आप स्टॉक को खरीदोगे तो यहाँ पे आपका पैसा खतरा में आ सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वाली वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो कि कैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो को चेक किया जाता है। ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो का समरी क्या है, सबसे पहले अगर आप खुद से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करते हो तो आप खुद अपना फंड मैनेजर हो, और इसीलिए फंड मैनेजर वाला मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। बहुत गहरी बात मैंने बोल दिया। यानी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस फंड का जो फंड मैनेजर है, इस म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा ना, वो फंड मैनेजर हमारे पैसों को मैनेज करता है, वो फंड मैनेजर हमारे पैसों को डूबने से बचाता है, कोशिश करता है। अब अगर ये तो गया म्यूचुअल फंड का बात, अब अगर आप डायरेक्ट स्टॉक को खरीदते हो ना, तो डायरेक्ट अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आप अपना ही खुद का फंड मैनेजर हो, तो आपको फंड मैनेजर वाला मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, शेयर बाजार में अपडेट रहना पड़ेगा। डायरेक्ट स्टॉक को खरीद कर इन्वेस्ट किए हो ना, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कब उस कंपनी के बारे में क्या खबर आ रही है, अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा, हर 3 महीना के बाद क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उस कंपनी का आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट को एनालिसिस करते रहना पड़ेगा कि जो कंपनी के बिजनेस पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर को खरीदा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, मैनेजमेंट फ्यूचर में कहां तक ले जा सकती है, क्या बोल रहा है, टोटल चीज आपको देखना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर का जो मेहनत है आपको करना है। अगर आपको इतना करना नहीं आता है तो भैया जाओ ना, ऑप्शन तो है म्यूचुअल फंड। तो मेहनत अगर आप करना चाहते हो तभी आपको डायरेक्ट स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक को खरीदना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ओके। उसके बाद क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप अगर स्टॉक को खरीद रहे हो तो कभी भी एक स्टॉक में या फिर 2 स्टॉक में या फिर 3 स्टॉक में अपना सारा पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है, स्टॉक से पैसा कमाना है, तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि अलग अलग कंपनी में और अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा करोगे तो वो कंपनी डूबेगी, साथ में आप भी डूब जाओगे। इसलिए पूरा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, वीडियो को आगे आगे देखोगे मैं बता दूंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि पेशेंस। ठीक है। तो धैर्य चाहिए। उसके बाद सही वैल्यूएशन पर आपको बाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई गुड क्वालिटी वाले स्टॉक को खरीद लिया और आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सही भाव पे खरीदना पड़ेगा, सही वैल्यूएशन पर खरीदना पड़ेगा। हमारे चैनल को चेक करोगे तो वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे किया जाता है सब सीख जाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट कर लेना, बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। उसके बाद फाइनली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को आपको सही तरीके से करना है, यानी कि शेयर बाजार में डायरेक्ट स्टॉक को खरीदना ना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसीलिए आपको शेयर बाजार में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते हो। तो आशा करता हूं इस सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा, काफी कुछ नया नया चीजें सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो इस सीरीज का बाकी पार्ट्स का जो वीडियो है उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो। और अगर आपको ये सीखना है कि कैसे सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, कैसे अपना पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।